8वीं कक्षा में पढ़ते बच्चों को बड़े बड़े रोबोट्स में बैठाल के एलियन से लड़ने भेज दिया गया। अगर वो इन एलियंस को हराने में नाकाम हुए तो वही ऐसी कहानियों का बेसिक कॉन्सिक्वेंस, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। ये नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन का प्रीमाइस है। इंप्रेस नहीं हुए? होना भी नहीं था। फिर भी हर मोहल्ले की सबसे वाहियात बिल्डिंग की 6ठी मंजिल के एनिमे दाइसुकी बोलने वाले के सामने तुम इस एनिमे का नाम लोगे तो वो तुरंत अपने घुटने जोड़ लेगा और तुम्हें उसके पैर ठिठुरते नजर आएंगे। तो क्यों है ऐसा भला? इवेंगेलियन का ये रोबोट्स का दुनिया तबाह करने वाले एलियन से लड़ने वाला प्रीमाइस केवल एक बैकड्रॉप है। असली माल उस बैकड्रॉप में खड़े करेगा ये कैरेक्टर्स है। और ये कैरेक्टर्स कहाँ से शुरू करूं? ये जितने खिलखिलाते चेहरे दिख रहे हैं सबके सब अंदर से बिखरे टूटे लोग हैं और जिस कहानी में ये मौजूद है वो भी इनकी इस मामले में जरा सी मदद नहीं करती है। इवेंगेलियन की स्टोरी इन कैरेक्टर्स की स्किल्स और टैलेंट्स को फ्लेक्स करने की जगह इनके डिप्रेशन, लोनलीनेस और एंजाइटी को इंपॉर्टेंस देती है। ऐसा नहीं है कि इसमें वो एक्शन पैक्ड टेंशन फिल सिनारियोस नहीं है, बिल्कुल है और काफ़ी बढ़िया है, लेकिन हर एक कॉम्बैट, हर एक एक्शन इवेंट के बाद हमें इन कैरेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है उसे आराम से टाइम लेके दिखाया जाता है। कोई कैरेक्टर उदास है तो कैमरा उन्हें अकेला नहीं छोड़ता है। ये दुखी है तो तुम इनका दुख पूरा देख के जाओगे। इन बच्चों का मेंटल स्टेट इस स्टोरी का इतना कोर कॉन्सेप्ट है कि जिन रोबोट्स को इन्हें पायलट करना है उनकी एफिशिएंसी इन बच्चों के मानसिक स्थिति पर डिपेंड करती है। जब तक ये बच्चे खुश और हेल्दी है तब तक तो सब प्यारा प्यारा चल रहा है, लेकिन जहाँ किसी बच्चे की जिंदगी में कुछ हादसा हुआ, उनका दिमागी संतुलन डगमगाया, तो बैटल के समय इनके रोबोट्स काबू के बाहर हो जाते हैं या कभी कभी बिल्कुल काम ही करना बंद कर देते हैं। और तुम्हें समझ आया कि नहीं, पर इस स्टोरी में दुखी वाला केस खुशी वाले से ज्यादा कॉमन है। अब ऐसे सिचुएशन में बच्चों के साथ कौन खड़ा हो सकता है? ऑब्वियसली एडल्ट्स। लेकिन इस कहानी के एडल्ट्स वो भी अपने आप में अलग खत्म लोग हैं। उन्हें इन बच्चों की पड़ी है ना? आखिर इन्हीं का डिसीजन है उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए लड़ने भेजने का, और पता होने के बावजूद भी कि इनको लड़ाई में अच्छा परफॉर्म करने के लिए इनका मेंटल स्टेट सही होना जरूरी है, फिर भी वो कुछ नहीं करते। ज़्यादा सही ये होगा कि वो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता उसे कैसे डील करते हैं। ये लोग खुद अपने प्रॉब्लम में इतना जूझे हुए हैं कि उन्हें और किसी के लिए एम्पैथी दिखाना नामुमकिन है। फिर कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता इन्हें। ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट करने वाले डिजास्टर से गुजरी जनरेशन है। कॉन्टेक्स्ट के तौर पे इवेंगेलियन की सेटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है सेकंड इम्पैक्ट, जिसके वजह से ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी। उसके बाद से अर्थ पे टाइम टू टाइम एक एलियन रेस अटैक करा करती है जिन्हें ये एंजल्स बुलाते हैं, और उनको रोकने के लिए ये ह्यूमन कंट्रोलिंग रोबोट्स बनाए गए हैं एवा सीरीज। एडल्ट सब इस प्रेशर में रहते हैं कि एंजल्स द्वारा दुनिया को ख़त्म होने से बचाना है और उसके लिए उन्हें बच्चों की ज़रूरत है क्योंकि सिर्फ वही इन इवेंगेलियन मेका रोबोट्स को पायलट कर सकते हैं। लेकिन फिर बचपन से ही पेरेंट्स और अपने गार्जियन से दूर रहने से बच्चों पे भी गहरा असर पड़ा हुआ है और उस कारण वो ज़्यादातर सही से मेका को पायलट नहीं कर पाते। फिर उस चक्कर में उनमें और इनसिक्योरिटी बढ़ती है, एंजाइटी डेवलप होती है और अपनी बात कहने या मदद के लिए किसी के पास जाए भी तो कहाँ जाए, क्योंकि मदद करने वाले एडल्ट्स को खुद मदद की ज़रूरत है। तो यही प्यारा सा ब्रोकन लोगों के बीच का डायनेमिक्स इवेंगेलियन अपनी कहानी में एक्सप्लोर करता है। अब ऐसे थीम को सिर्फ एक्सप्लोर करने से अपने आप स्टोरी कोई बढ़िया नहीं हो जाती है। एग्जीक्यूशन कैसा है, तो उस एरिया में भी इवेंगेलियन कोई कसर नहीं छोड़ता है। इवेंगेलियन के एपिसोड का बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से चलता है। कोई एंजल अर्थ पे अटैक करेगा, प्रोटैगनिस्ट उनको हराते और फिर वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं। इस तरीके से एवा के सीन टाइप को तुम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला एक्शन पार्ट जिसमें सारे प्लॉट को बढ़ाने वाले भी सीन्स आ जाएंगे, और दूसरा कैरेक्टर पार्ट जिसमें उनकी नॉर्मल लाइफ वाले पार्ट आ जाएंगे। तो पहले एक्शन पार्ट में आते हैं। मेका फाइट्स मेरे नज़रिए से देखोगे तो मुझे बड़ी बोरिंग और स्टिफ लगती है, लेकिन 2D एनिमेशन के वजह से मुझे इवेंगेलियन में वो परेशानी उतनी नहीं लगी। उसके बाद भी इन मेका फाइट्स का असली मज़ा इन फाइट्स में नहीं है, बल्कि जिस तरीके से इवेंगेलियन इन फाइट्स में टेंशन बिल्ड करता है उसमें है। कोई भी एंजल पहली बार प्रकट होता है तो वो एक तरीके से पजल के जैसा होता है, और वही उसकी वीकनेस जानना या अपने पास जितने रिसोर्सेस हैं उसको क्लेवरली यूज करना, ये इवेंगेलियन की फाइट के एंगेजमेंट का फॉर्मूला है। और इसी के ऊपर ढेर सारी यूनिक सिचुएशंस को रख दो। एग्जांपल के तौर पे इस सिनेरियो को ले लो। एंजल्स बेसिकली अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं और फिर बाद में प्रोटैगनिस्ट उन पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार ह्यूमंस को एक एंजल अपने अनहैच स्टेट में मिल जाता है। तो इस बार डिसीजन होता है कि ये लोग अटैक का इंतजार करने की जगह खुद पहले अटैक करेंगे। तो मिशन के लिए आस्का सेलेक्ट होती है। मिशन काफ़ी सिंपल सा होता है कि आस्का को उस क्रेटर में उतर के जाना है और उस एंजल के एग को रिट्रीव करके वापस आना है। लेकिन वो पूरा सीन ऐसा टेंस सिचुएशन होता है। डिसेंट के समय सबसे पहले तो लावा की वजह से विजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब उस लावा ओशन के डेप्थ पे जाते समय प्रेशर के वजह से धीमे धीमे आस्का के रोबोट का ऊपरी आर्मर इम्प्लोड होने लगता है। फिर पता चलता है कि उन्होंने एग के डेप्थ का जो एस्टिमेशन लगाया था, रियलिटी में वो उससे भी ज़्यादा डेप्थ में होता है। आखिरकार आस्का एग को रिट्रीव कर लेती है, लेकिन उसी समय एंजल हैच्ड हो जाता है। अब सोचो उस डेप्थ में उसे एक एंजल से लड़ना है और थोड़ी देर पहले के इम्प्लोजन की वजह से वो अपने एकमात्र वेपन से भी हाथ धो बैठी थी। एक के बाद एक ऑड्स पे ऑड्स बढ़ते ही जाते हैं। टेंशन ऐसा एस्केलेट करा गया था, अगर तुम इस सीन में अपने सीट के एज पे नहीं हुए थे
तो पक्का तुम्हारे पिछवाड़े नुकीले होंगे। ऐसे ही एक एपिसोड में फॉर्मलेस एंजल आता है जो डायरेक्टली हेडक्वार्टर्स के सिस्टम को हैक करने लगता है। उससे लड़ने के लिए एवा को भी नहीं भेज सकते क्योंकि भाई सिस्टम के अंदर वायरस की तरह घुसने वाले एंटिटी के साथ रोबोट कॉम्बैट कैसे करोगे आखिर। तो वो पूरे सिचुएशन में कैरेक्टर सिर्फ एक दूसरे को कमांड देते रहते हैं। सिर्फ यही कैरेक्टर्स का तेज तेज चिल्ला के एक दूसरे से बात करना और कीबोर्ड में अनाप शनाप बटन प्रेस करना, इतना ज्यादा हार्ट पंपिंग सिचुएशन बन जाता है। पूरे एपिसोड में एक भी मेगा फाइट नहीं होती है, फिर भी मेरे लिए वो बेस्ट एक्शन सीक्वेंस था। जैसा कि तुम देख ही सकते हो, इवेंगेलियन अपने एक्शन सीक्वेंस काफी क्रिएटिव रखता है, लेकिन सही बताऊं तो तुम कोई भी डिसेंट रिटन मीडिया उठाओगे वो ऐसे एक्शंस लिखने में बढ़िया ही होते हैं। तो इस डिपार्टमेंट को मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं एवा को यूनिक कहना चाह रहा था, बल्कि इसलिए बताया क्योंकि स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ना होने के बावजूद भी इन्होंने एक्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब जो मेन इंटरेस्टिंग दूसरा पार्ट है उसकी तरफ पढ़ते हैं कि कैसे ये स्टोरी अपने विजुअल से कैरेक्टर के इमोशंस को कन्वे करती है। पहले एपिसोड से ही तुम्हें इस स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट शिंजी इकारी की पर्सनैलिटी समझ आने लगेगी। शिंजी की माँ जब वो छोटा था तभी चल बसी थी और उसका बाप वही एंजल से लड़ने के लिए मेका रोबोट्स बनाने में और दुनिया को एंजल से बचाने में इतना बिजी है कि उसने शिंजी को जैसे मान लो अबैंडन ही कर दिया हो। इस चक्कर में ये अपने बाप को बचपन से ही हेट करता आ रहा था। तो इसकी जिंदगी में ज्यादा कुछ है नहीं, बचपन से अकेले रहने से इसमें सोशल स्किल्स बिल्कुल जीरो है और अगर कुछ भी इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आई तो इसे सिर्फ एक तरीके से कोप करना आता है, खुद को दुनिया से काट लो। इस कारण स्टोरी का 50% समय तुम इस लड़के को एक जगह बैठे या लेटे स्टिल फ्रेम में देखोगे। बैकग्राउंड में या तो इसकी मन की आवाज में इंट्रोस्पेक्शन चल रहा होगा या फिर कभी कभी इस शो को इमोशंस दिखाने के लिए मोनोलॉग या इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, एक फ्रेम ही काफी है। और इवेंगेलियन अपने इन्हीं इंटेंशनल सिंगल फ्रेम को अलग ही लेवल पे यूज करता है। जैसे इसी सीन को ले लो, यहाँ शिंजी अकेले रहने की कोशिश कर रहा है लेकिन कमरे के बाहर से आवाजें आ रही हैं। यहाँ एज अ व्यूअर लिसनर मैं उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो थोड़ी दबी दबी सुनाई दे रही थी और जो बाहर कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं मैं जानना चाहता था कि आखिर वो क्या बात कर रहे होंगे। लेकिन फिर तभी शिंजी अपने सर को तकिए से ढक लेता है तो मुझे एहसास हुआ कि ओ, तो यहाँ शिंजी के पीओवी से वो आवाज़ दबी सुनाई देनी थी क्योंकि ये अनॉय हो रहा है उनसे। लेकिन डायरेक्टर्स ने फिर भी उनके आवाज़ को रखा है जिससे हम ध्यान देना चाहे दे सकते हैं। और उस तरीके से एक ही जगह किसी मेन कैरेक्टर के साथ रखने के बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम शिंजी से रिलेट करें। जैसे यहाँ मैं क्यूरियस मूड में था कि क्या बात चल रही है लेकिन सामने पीओवी कैरेक्टर अनॉय हो रहा था। तो इस वजह से हम अगर सेम हेड स्पेस में ना हुए तो हमें इसके साथ एक ही सीन में रखने के बाद भी हम इससे डिसजॉइंट फील कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें इसी फ्रेम में इसके साथ ही रुकना पड़ेगा। ऐसे ही क्रिएटिव सिंगल फ्रेम से भरा पड़ा हुआ है ये पूरा शो। बैकग्राउंड में ऐसे एवा के डेविल फेस को रख दिया और सिर्फ कैरेक्टर्स के सिलहट दिखा दिए गए। मैं कोई यहाँ फ्रेम कट करके नहीं रखा हूँ, ये ओरिजिनल एपिसोड से डायरेक्ट उठा के यहाँ पे रखा है मैंने। इस एक ही फ्रेम में ये लोग काफी देर तक सिर्फ बात करते रहते हैं। पूरे फ्रेम में सिर्फ ये रेड लाइट ब्लिंक हो रही है। ये मिनिमलिस्टिक अप्रोच इस सीरीज को अपनी पहचान देती है और ये अप्रोच सिर्फ ये सिंगल फ्रेम स्टाइल तक की सीमित नहीं है। कुछ कुछ सीन्स को केवल कैरेक्टर्स के सिलहट से ही कन्वे कर देते हैं, या मोनोलॉग में कैरेक्टर खुद से अगर सवाल पूछ रहा है तो पूरे स्क्रीन में बड़े बड़े फॉन्ट्स में सिर्फ टेक्स्ट लिख के दिखा दिया गया है। और मेरा फेवरेट, किसी कैरेक्टर के दिमाग को हेवायर होते दिखाना है तो तेजी से ढेर सारे इमोशंस को डिपिक्ट करते हुए कांजी सिंबल्स को स्क्रीन में दिखा दो। पहली बार जब मैंने ये एक्सपीरियंस करा था तो क्रिएटिविटी देख के मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे। इसके बाद आखिरी 2 एपिसोड्स के ज़ेनी बोंकरनेस को ले लो, ये हार्ट पंपिंग एक्शन सीन्स और फिर ये काम मेलंखोलिक कैरेक्टर्स के इमोशनल सीन्स को एवेंगेलियन जब सीमलेसली जोड़ के स्टोरी टेलिंग करता है तो वो सीरीज़ के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। तो वीडियो में मैं अब वैसे ही एक नैरेटिव सिनारियो की बात करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे लिए एवेंगेलियन की स्टोरी टेलिंग ऊंचे स्तर पे हो गई थी। शिंजी के एवा पायलट होने के बावजूद भी उसकी कॉन्फिडेंस में उतना कोई डिफरेंस नहीं आया था। वो अभी भी खुद को सेक्लूडेड रखने में भरोसा रखता है और ना वो फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता है। उल्टा उसके एक क्लासमेट तोजी को इसके एवा पायलट होने का पता चल गया तो तोजी ने अपने पहले इंटरेक्शन में ही भाई के घूसा जड़ दिया। अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये था कि शिंजी और एंजल के बीच एक बैटल के वक्त काफ़ी सिविलियंस मरे और इंजर्ड भी हुए थे। उन्हीं इंजर्ड लोगों में से एक तोजी की छोटी बहन भी थी। तो तुम देख सकते कि स्टोरी हमें वॉर के डिफरेंट फैसेट्स दिखा रही है। वॉर में लड़के दुनिया को बचाने के बावजूद भी शिंजी को बुली झेलनी पड़ रही है और बात और ज़्यादा सड़ी वहाँ से हो जाती है कि शिंजी को प्रेशर में एवा पायलट कराया गया था। तो बैटल के समय भी झेलो और बैटल करके अपनी नॉर्मल लाइफ में पहुँचो तो वहाँ भी झेलो। खैर बाद में तोजी इससे माफ़ी मांग लेता है और ये लोग दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद स्टोरी में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। कुछ समय बाद यहाँ ये रूमर्स फैलने लगते हैं कि एक नया बच्चा चुना गया है एक नए एवेंगेलियन को पायलट करने के लिए। उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है लेकिन हम व्यूवर्स को तुरंत दिखा दिया जाता है कि अगला चोजन चाइल्ड तोजी ही है। अब स्टोरी इतनी बेहतरीन पैरेलल क्रिएट करती है, जिस बंदे ने शिंजी को एक एवा पायलट होने के लिए पंच किया था अब खुद वो अगले पायलट के लिए चुना गया है।
और वो बनने को तैयार भी हो जाता है, बस एक शर्त में कि उसकी बहन को हाई फैसिलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। शिंजी को कोई खबर नहीं होती है कि अगला चोजन चाइल्ड तोजी है। फिर तोजी का टेस्ट वाला दिन होता है और टेस्ट साइट में सत्यानाश हो जाता है। उस इवेंगेलियन को ऑलरेडी एक एंजल ने कंट्रोल करा होता है और तोजी के एंटर करते ही वो एवा काबू के बाहर हो जाता है और तबाही मचाने लगता है। इस फेलियर इवेंगेलियन को एंजल घोषित कर दिया जाता है और एलिमिनेट करने के ऑर्डर्स आ जाते हैं। अब तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि इसे रोकने के लिए आगे कौन खड़ा होगा। शिंजी। अब भाई के आगे उसका दोस्त है, लेकिन उसे कोई भी खबर नहीं है। शिंजी फाइट करने से मना कर देता है, आखिर कोई किसी ह्यूमन बीइंग को क्यों ही मारना चाहेगा। इसी समय उसका बाप उसके एवा को एक तरीके से कह दो ऑटो पायलट मोड में डाल देता है और शिंजी के ना चाहते हुए भी वो आगे खड़े एंजल से करप्टेड एवा को बेरहमी से मारने लगता है। और फिर वही पैरेलल सिनारियो, तोजी ने शिंजी को एवा पायलट करके गलती से उसकी बहन को इंजर्ड करने के लिए पंच किया था। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो खुद एवा पायलट करने के लिए तैयार हो गया है और उसके इस डिसीजन से और टेस्ट फेल होने के चक्कर में वो खुद डिस्ट्रक्शन का एक कैटलिस्ट बन गया है। आखिर में अब शिंजी उसे पंच कर रहा है। ये दोनों सिनारियों में एक ये चीज़ भी कॉमन थी कि शिंजी के हाथों में कोई कंट्रोल नहीं था। बस अंतर इतना था कि तोजी की बहन की इंजरी का शिंजी को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन इस बार वो खुद किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को अपने हाथों से मरते देख रहा है। आखिर में उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जिस एवा का उसने बेरहमी से मर्डर किया है उसमें उसका दोस्ती पायलट था। और फिर ब्रेक डाउन। इस इवेंट के बाद शिंजी को अपने बाप की तरफ और ज़्यादा हेट्रेड हो जाती है और ऐसे इमोरल लोगों के बीच ना रहने का डिसाइड करता है। वो अनाउंस कर देता है कि अब इसके आगे वो अपने एवा को पायलट नहीं करेगा। यहाँ तक कि भी मैं कह दूंगा कि इवेंगेलियन ने स्टोरी टेलिंग में फोड़ के रख दिया है। मैं ऑलरेडी इम्प्रेस था, लेकिन ये नैरेटिव सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकने वाली है। तो फिर से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं स्टोरी में और अब शिंजी फिर से अपने ना डिसाइड कर पाने पर्सनैलिटी के कारण दोबारा एवा को पायलट करने लगता है और वो दोबारा खुद को सेम डायलेमा में पाता है। उसे दुनिया को ख़त्म होने से बचाने के लिए एक बीइंग की जान लेनी पड़ेगी और इस बार कोई उसका बाप भी बाहर से उसके एवा को कंट्रोल या ऑटो पायलट में नहीं डाल सकता। पूरा का पूरा डिसीजन उसी पे ही है। अब शिंजी का एवा उस लड़के को अपने हाथों में लेता है और फिर हमें ये शॉट दिखाया जाता है, एक स्टिल इमेज। काफ़ी देर तक हम इसी एक रुके इमेज पे अटके रहते हैं। हमें इस कठिन डिसीजन के समय शिंजी के मन में क्या चल रहा है कुछ नहीं बताया जाता है। मन में क्या चल रहा है हटाओ, हम उसके एक्सप्रेशंस तक नहीं देख सकते। हमें उठा के साइड में रख दिया गया, बाई स्टैंडर बना दिया गया। हमारे पास एक काम है कि इतनी देर के स्टिल इमेज को देख के ये सोचना कि आखिर शिंजी क्या डिसीजन लेगा। और आखिर में शिंजी अगले को अपने एवा के हाथों से क्रश कर देता है। वो जिस इंसान को जिंदगी भर हेट करता था, अपने बाप को, लाइफ ने उसे लाके इस जगह रख दिया है कि अब वो खुद वैसा ही बन चुका है। इतने प्यारे तरीके से नैरेटिव क्राफ्ट करी गई है और ये सिर्फ एक कैरेक्टर के सिर्फ एक एस्पेक्ट की स्टोरी टेलिंग है। ऐसे ही हर एक कैरेक्टर को ले लो, एक एक छोटे छोटे सीन्स को ले लो, उनकी बातें करते करते हम लोग आराम से घंटों बिता सकते हैं। ऐसे ही लोग अभी तक इस एनिमे को लेकर पगलाए नहीं हुए हैं। इतना सब्सटेंस अंदर एक्चुअली में भरा पड़ा हुआ है। जितने लेयर्स पील करते जाओगे उतने लेयर्स अंदर और दिखते ही जाएंगे तुम्हें। तो भाई लोग, बहन लोग, वीडियो ख़त्म होती है। तुम्हें वीडियो पसंद आई और ऐसी और देखना चाहते हो तो ज़िंदगी में जो तुम चाहोगे वो तुम्हें हमेशा थोड़ी मिलेगा, लेकिन सच में तहे दिल से चाहते हो तो मैं अपने चैनल में ऐसे ही एनिमेस पे बात करता हूँ। 20% इसी वीडियो की तरह सीरियसली बात करता हूँ और बाकी 80% जो करता हूँ वो तुम लोग चैनल में एक नज़र घुमा कर समझ जाओगे। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो चैनल में एक बार जाके टहल आओ, जो वीडियो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे उन्हें देख डालना। और अब क्या ही कहूँ, हो गया बहुत, जा रहा मैं, बाय।